नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम इन दिनों सीख रहे हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री सीखने के क्रम में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के एक टाइप पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए, बिना किसी देर किए हम चलते हैं अपने टीचिंग सेक्शन पे। तो जैसा कि हमने बात करा कि हम आज क्या जानने वाले हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को। चलिए, हालांकि इस रिएक्शन के बारे में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा, हम पुनः उसका लिंक दे देंगे और वहां से देख सकते हैं। लेकिन इसको विस्तार पूर्वक जानने के पूर्व हम आज फिर से इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में भी कर देंगे कि अगर आप में से कोई उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाता तो भी वो इस चीज को समझ सकता है। चलिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक सिस्टम का चुनाव कर रहे हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए, और वो क्या सिस्टम है? एक कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, ठीक है। नामनक्लेचर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ये सिस्टम कौन सा है? 1 3 5 हेक्सा प्राइम। जब इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, हीट या लाइट के प्रेजेंस में, लाइट या हीट के प्रेजेंस में कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि यह सिस्टम जो हमने लिया था, जो कि एक ओपन चेन सिस्टम था, एक ए साइक्लिक सिस्टम था, वो किस में तब्दील हो जाता है? एक साइक्लिक सिस्टम में तब्दील हो जाता है, और एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब रिएक्टेंट जो कि ओपन चेन है, इसमें तब्दील हो जा रहा है जी, प्रोडक्ट में। अच्छा, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जरा गौर से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो हमको क्या क्या चीजें बदली हुई दिख रही हैं। मतलब हम किन चीजों को ध्यान देंगे? बदला हुआ क्या लग रहा है, बदलाव किसमें है, बदलाव क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन करें। तो हम सबसे पहली चीज क्या क्या बदली हुई दिख रही है हमको? रिएक्टेंट में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है रिएक्टेंट में? 3 है जी। जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं? प्रोडक्ट में 2 हैं। मतलब कहीं ना कहीं 1 पाई बॉन्ड क्या हुआ, पाई बॉन्ड क्या हुआ, कंज्यूम्ड हो गया। और क्या नई चीज दिख रही है? कुछ और भी पॉइंट है जो नए दिख रहे हैं? बिल्कुल, पहला तो ये पॉइंट रहा जी। दूसरा पॉइंट, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कंपेयर करें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। वन न्यू सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बिटवीन कहां पे है भैया? टर्मिनल कार्बन एटम। कहां पे? जो अंत वाले कार्बन एटम हैं, जिनसे शुरू और अंत हो रहा है, जैसे 1 और 6 के बीच में हमें क्या देख रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में क्या देख रहा है? एक नया सिग्मा बॉन्ड देख रहा है। दो चीजें बड़ी, मतलब फर्स्ट अपीयरेंस में ये दो चीजें हमें दिख जाती है। तीसरी चीज और क्या दिख रही है अगर इसको ध्यान से देखें तो? सिंगल मॉलिक्यूल है ना, विद इन मॉलिक्यूल ये चीजें हो रही है ना। तो कौन कौन सी चीजें विद इन मॉलिक्यूल हो रही है? तो सबसे पहले अगर कोई चीज विद इन मॉलिक्यूल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो रिएक्शन कैसा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर है। दूसरा क्या हो रहा है?
यूनिमॉलिक्यूलर भी है जी, सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल नहीं है, तो यह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वन डायरेक्शन हमने देखा, एक ओपन चेन को लिए एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए या कह दिया जाए कि भाई किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचिए, तो आप एक बड़ा अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक ना, तो क्या होगा जी, कॉन्जुगेट सिस्टम को क्या कर दें, हीट या लाइट के प्रेजेंस में अगर रख दें, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम साइक्लिक सिस्टम में तब्दील हो जाता है, साइक्लिक सिस्टम में बदल जाता है एट द कास्ट ऑफ किसके, वन पाई बॉन्ड। और वो पाई बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड में। और रिमेनिंग पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, अगर आप देखें, रिमेनिंग पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, नहीं दिख रहा है, देखिए ना, उन्होंने अपना प्लेस चेंज किया, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं विद इन सिस्टम। अच्छा, मैकेनिज्म मैकेनिज्म पे अभी जाएंगे, पहले तो इनको समझें। तो इस तरह के अगर कोई भी रिएक्शन हो तो उसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो क्या सिर्फ रिंग का बनना ही इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहलाता है, नहीं। चलिए एक और सिस्टम लेके इसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, साइक्लो साइक्लोब्यूटीन हमारे पास है। अब अगर इस साइक्लोब्यूटीन को हीट या लाइट के प्रेजेंस में रख दें, तो क्या होता है, हमें एक ओपन चेन रिंग मिल जाती है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो सिग्मा बॉन्ड था, 1 2 3 4, आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हमने जानबूझ के यहाँ से किया है, ठीक ना। नंबरिंग अगर उस तरह से करेंगे तो यहाँ से होगी, ठीक ना, साइक्लिक सिस्टम यहाँ से चल सकते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के किया कि हमें कन्वीनियंट हो इसको समझने के लिए। हम क्या देख रहे हैं, जो सिग्मा बॉन्ड 1 और 4 के बीच में कंज्यूम हो गया, और किसमें तब्दील हो गया जी, पाई बॉन्ड में। ऊपर क्या देखा था, पाई बॉन्ड कंज्यूम हुआ था किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब रिवर्सिबिलिटी डिपेंड करती है, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, उसमें अगर कई बार क्या होता है कि वन डायरेक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होता है या रिएक्टेंट ज्यादा रहा होता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा होता है, ठीक ना, जब साम्य अवस्था को प्राप्त करने जाता है, तो कई बार क्या होती है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन उसकी तरफ फेवर करती है, रिएक्टेंट की तरफ कम होती है, या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टेंट की तरफ फेवर होती है। जैसे अगर ऊपर वाले रिएक्शन में देख लें और यहीं पे रिवर्सिबिलिटी हमको दिखानी हो, हम क्या जाना है, साइक्लोब्यूटीन के अंदर क्या है, हाईली रिंग स्ट्रेन है, जबकि इसके अंदर नहीं। तो रिएक्शन मोर एंड मोर टुवर्ड किसकी तरफ फेवर करेगा, ओपन चेन की तरफ, और बहुत लिस्ट अमाउंट में फेवर करेगा किसकी तरफ, साइक्लिक सिस्टम की तरफ। वहीं ऊपर वाले रिएक्शन में क्या होगा, रिंग की तरफ फेवर करेगा। तो किसी भी ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं यदि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हो जा रहा है, साइक्लिक सिस्टम में तब्दील हो जा रहा है, या वाइस वर्सा हो रहा है। साइक्लिक सिस्टम में बदलने के लिए क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, ठीक ना, और बाकी के पाई इलेक्ट्रॉन का रीऑर्गेनाइजेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। समझेंगे नहीं। अब आइए, अब हम जाने कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक को अगर विस्तार में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या क्या हमें जानने की जरूरत है, या किन किन चीजों को जानना जरूरी है, समझ, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, क्या जानना जरूरी है। जब हम किसको पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हम पढ़ रहे हो, क्या जानना जरूरी है, देखते हैं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, देखिए अगर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
फिर से, और थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, CH3 CH3। ठीक, कंडीशन दे देते हैं, लाइट और हीट। अभी साइक्लाइज हो जा रहा है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक, और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमें नहीं पता कि एबव द प्लेन है या बेलो द प्लेन है, या दोनों एक साइड है या दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है, हमें कोई आइडिया नहीं। किस किस चीज के बारे में आइडिया नहीं, हो सकता है इट मे बी, हमें नहीं पता। स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ इस तरह से हो सकता है कि CH3 ऐसे हो और दूसरा वाला ऐसे हो, या हो सकता है कि यह दोनों ही एबव हो, संभावना कुछ भी हो सकती है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। हम तो अभी जानना ये चाह रहे हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे, हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो अगर इस रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो जानना ये जरूरी है कि कैसे रिएक्टेंट कैसे रिएक्टेंट या अभिकर्मक जो भी बोल रहे हैं, कैसे रिएक्टेंट हम लिख दे रहे हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, कैसे रिएक्टेंट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या करेंगे, तो करेंगे। ओके, पहली चीज। दूसरा, अगर जो कंडीशन है, हमने कंडीशन कौन सी अप्लाई करी है, आइदर हीट और लाइट, क्या दोनों में सेम शो करेंगे, प्रोडक्ट सेम होगा और डिफर। तीसरी कंडीशन है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री। इन तीन बिंदुओं पे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को समझते हैं, और इसको समझने के लिए जो पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, कुछ थ्योरी दी गई है बेसिकली, तो उसमें पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम का हेल्प लिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर थ्योरी हम लेके चलेंगे जिसे क्या कहते हैं, फ्रंटियर मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या फमो अप्रोच, उसको लेके चलेंगे। तो हमको रोटेशन भी देखना होगा जी, किस तरह के रोटेशन होते हैं ऑर्बिटल। भाई बॉन्डिंग जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल का रोटेशन होना है, तो हमें वो भी चीज को ध्यान में रखनी, ठीक है। इन बेसिक बेसिक चीजों को समझना है, तो हम एक एक करके समझेंगे जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, कौन से सिस्टम है जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, सिस्टम्स, सिस्टम which can show इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले तो उन सिस्टम के बारे में जान लें, हम चलिए यहीं लिख देते हैं सिस्टम। तो जब हम बार बार बोल रहे हैं तो हम एक चीज बोल रहे हैं, सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या हो सकता है, सिस्टम एक तो ऐसा होता है कि ए साइक्लिक हो, ए साइक्लिक सिस्टम हो सकता है। ए साइक्लिक सिस्टम जैसे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या है, मतलब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता जा रहा है, ए साइक्लिक सिस्टम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकती है कंडीशन, दूसरा ऐसा हो सकता है कंडीशन की सिस्टम क्या हो, साइक्लिक हो। जैसे हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम, हमने ऐसे बना दी।
ठीक ना। तीसरा क्या हो सकता है कि साइक्लिक हो, और साइक्लिक या साइक्लिक में ही समझिए, एक तो ये हो गया, सारे के सारे इंडो साइक्लिक हैं, और एक साइक्लिक में क्या होता है एक्सो साइक्लिक सिस्टम हो। एक्सो साइक्लिक सिस्टम जैसे आपने अगर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हो तो उसमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, तो देखिए ऐसे एक्सो साइक्लिक सिस्टम होगा। ठीक ना। मतलब हम कॉन्जुगेशन देखेंगे जी, हमको सोचना क्या है कि सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, तो हम जब ये कॉन्जुगेटेड लिख रहे हैं तो ये जो लिख रहा है सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। ओके, तो कॉन्जुगेशन जहां पे दिखा जी बढ़ता चढ़ता, वहां पे अगर हीट और लाइट लगा हुआ है तो हम सोचेंगे एक बार कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराएं कि नहीं कराएं। ठीक, अच्छा चलिए, और भी कुछ हो सकता है जी, कॉन्जुगेशन आयनों में भी हो सकता है। तो ये अगर आप देखिए थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, ये जो सिस्टम है ना, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल की बात कर रहा है। और दूसरे सिस्टम में आ जाए कैटेगरी, दूसरे कैटेगरी के आ जाए आयनिक, आयनिक सिस्टम भी हो सकते हैं। आयनिक में चलिए ना, कॉन्जुगेशन क्यों आयनिक हो जा रहा है, देखिए अगर हमने ऐसे ले लिया है, देखिए ना ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, हमने कुछ सिस्टम इस तरह का ले लिया, ये कॉन्जुगेशन में, हमने कुछ सिस्टम इस तरह का लिया, ये भी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। डबल बॉन्ड केटायन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। आयनिक सिस्टम एक केटायनिक है, तोड़ डालिए सारा चीजों को, केटायनिक सिस्टम हो गया जी। और क्या हो सकता है, एनायनिक सिस्टम भी हो सकता है कि नहीं। एनायनिक भी तो कॉन्जुगेशन, एनायन भी तो कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, देखिए सिंपल सा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एनायनिक सिस्टम हो गया। क्रॉस कॉन्जुगेशन भी चलता है। कॉन्जुगेशन सिंपल सा ऐसा नहीं, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बस हमने क्या कहा कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये सिस्टम ले लिया है ये, तो देखिए ये भी कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। और इसमें तो मजेदार बात यह है कि अगर इस सिस्टम पे एच प्लस लगा दें तो देखिए क्या हो जा रहा है, यह सिस्टम O प्लस पॉजिटिव एच, अब यह बॉन्ड इधर मूव करेगा तो देखिए फिर से केटायनिक कॉन्जुगेशन में तब्दील हो जा रहा है कि नहीं, जो ऊपर मैंने लिखा था आयनिक सिस्टम कॉन्जुगेट। इस तरह के सिस्टम को नजारो सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक ना। और क्या ले सकते हैं, और भी अगर आप लेना चाहें तो आप बनाइए, एकदम सोचना ही नहीं आपको, तो बस बस ध्यान में क्या रखना है जी, कॉन्जुगेशन। मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, देखिए यह भी एक सिस्टम, तो कहीं भी मस्ट कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। ठीक, आयनिक सिस्टम हो सकता है जो कि कॉन्जुगेशन में, एटायनिक एनायनिक बोथ। अगर इस तरह के सिस्टम आपको दिखें तो आप एक बार विचार जरूर करेंगे, अगर हीट और लाइट की कंडीशन दी हो तो क्या ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन शो करेंगे, एक बार दिमाग में आपके आना चाहिए। ठीक, और क्या हो सकता है। अब भाई आपने तो ओपन चेन से सीखा था, अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि हो सकता है कि साइक्लिक सिस्टम क्या होता है ओपन चेन में तब्दील हो जाए, मतलब साइक्लिक सिस्टम होगा, और साइक्लिक सिस्टम जो ओपन में होगा, ओपन होने जाएगा, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंड होना चाहिए, जिसके अंदर स्ट्रेंड रिंग हो, स्ट्रेन हो थोड़ा सा, वो ओपन चेन में जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमने ये ले लिया जी प्लस, हाईली स्ट्रेन है, ओपन हो जाएगा। हमने ले लिया साइक्लोब्यूटेन, ए स्ट्रेन में है, बहुत सारी चीजें मैं आसानी से देख सकते हैं। तो जहां कहीं पे भी आपको स्ट्रेन दिखे ना, आप ओपन कर दीजिए बिंदास, चीजें हो सकती हैं। ठीक ना। अच्छा, अब अगर आप सिस्टम के बारे में जान गए तो एक चीज और जानिए, पेरीसाइक्लिक में क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में स्पेशली, या होल पेरीसाइक्लिक को ही ले लें,
तो अगर आप सिस्टम को जान गए तो भाई देखिए हर सिस्टम अलग अलग का है, किसी में देख रहे हैं 2 पाई बांड कॉन्जुगेशन में है, किसी में 3 पाई बांड कॉन्जुगेशन में, किसी में नंबर ऑफ पाई बांड कॉन्जुगेशन में होंगे, किसी में क्रॉस कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो क्या ये सारे सिस्टम एक जैसे बिहेव करते हैं? तो जो साइंटिस्टों ने था उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई ये तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे आपने सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिखा दिया, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक। उन्होंने इसको समझने के लिए कैटेगरी दी, एक और कैटेगरी दिया। उन्होंने क्या कहा कि इन सिस्टम को, सिस्टम का क्लासिफिकेशन मतलब हम ऐसे टाइटल डाल रहे हैं जिससे समझ में जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम तो समझ लिया कौन कौन सा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनके आधार पर हम किसी सिस्टम को कैसे डिवाइड करें। तो उन्होंने क्या किया ना, 2 तरह के सिस्टम बनाए। एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम बनाए। अब 4n और 4n+2 को आपने पहले ही सुन रखा है। कहां पे सुना है जी? जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ते हो वहां पे आपने इनको सुन रखा है। अगर आपको थोड़ा भी आप रिमाइंड करें अपने दिमाग को तो वहां को आपने सुन रखा है। ठीक, तो बस एरोमेटिसिटी का वो वाला कंडीशन हटा दीजिए जी। कौन सा? सिस्टम मस्ट बी हाईली प्लेनर, देन इट इज गोइंग टू बी एरोमेटाइज और समथिंग, उसको हटाइए। आप तो बस ये ध्यान रखिए कि आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसके मल्टीपल में होंगे? 4 के मल्टीपल में होंगे, तो हम उन्हें 4n सिस्टम कहेंगे। ठीक ना? अगर 4 के मल्टीपल में होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्या ऐसे समझ में? अभी आपको इसको और आसान से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। अब 4 को 4 से डिवाइड करिए ना तो देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 4n, n क्या है? इंटीजर है। तो यह कैसा सिस्टम हो गया जी? 4n टाइप का सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम हो गया? 4n सिस्टम हो गया। वहीं पे अगर हम एक और जो सबसे पहला एग्जांपल के तौर पे लिया था, हमने ट्राइन लिया था। अगर हम ट्राइन ले लें तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। और 6 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या जा सकता है? एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, एक बार डिवीजन चला जाएगा, 2 बच जाएगा जी शेष। तो यह तो हो गया n की वैल्यू क्या हो गई? 1। और ये हो गया आपका 2। तो इसी को हम कह रहे हैं 4n+2। अब बहुत अच्छे तरीके से जानना है, लेकिन आप या तो ऐसे कर लें, या तो अगर इसमें भी आपको डाउट आ रहा है, हालांकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए, 4n सिस्टम और 4n+2 सिस्टम आइडेंटिफाई कर। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है जी। आपको क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ? काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर द टोटल इलेक्ट्रॉन्स which are going to participate in reaction, which are going to participate in reaction। अब अगर ये लिख रहे हैं तो आप सबके लिए लिख दिए, उसको ले लीजिए। अब मान लीजिए जैसे हमने यही यही सिस्टम लिया, फिर से ट्राइन ले रहे हैं जी। हालांकि इसमें टाइम लग रहा है, टाइम लगने वाली चीज नहीं, बहुत आसान है। हमने क्या देखा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आया ना, डिवाइड टोटल
पाई इलेक्ट्रॉन बाई 2, 2 से डिवाइड करिए। इफ नंबर इज इवन देन सिस्टम इज कोरियन, इफ ऑड देन सिस्टम इज कोरियन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ में? तो 6 को 2 से डिवाइड करिए, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू बी 3, 3 इज ऑड नंबर। इफ ऑड नंबर है तो सिस्टम कौन सा हो गया जी? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया हमारा। सिंपल सा, हम बहुत अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक ना। हम इस आधार पे अपने सिस्टम को डिवाइड कर लेंगे। आई होप इसके बाद तो इसमें डाउट होगा नहीं आपको कहीं पे, सिस्टम को कैसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए कुछ सिस्टम ले लेते हैं और उन्हें कैटेगराइज देखते हैं, कैटेगराइज करके देखते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग सिस्टम अंडर 4n प्लस 4n एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैटेगरी। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है ऐसे करके, साइक्लोपेंटाडाइन केटायन है, ठीक है ऐसे। और देखिए कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड केटायन कॉन्जुगेशन में। इसको कैटेगराइज करेंगे तो क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिवाइड करिए जी, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 इवन नंबर। सिस्टम कौन सा हो गया? कोरियन सिस्टम, ठीक ना। चलिए ट्रोपोलियम केटायन लेके देखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 ऑड है, मतलब सिस्टम कैसा है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आसान है कि नहीं? इस तरह से आप कैटेगराइज कर लेंगे, इसमें सोचना ही नहीं। चलिए एक और सिस्टम लेते हैं। एक और सिस्टम लेते हैं जी। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, इसमें टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाई, टोटल इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दें, आसान होता है। इन कॉन्जुगेशन कितने हैं? 6 हैं। लेकिन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 है। 6 को अगर डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आ गया? 3। ऑड नंबर, मतलब एक कौन सा सिस्टम है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे कैटेगराइज कर लेंगे। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं कैटेगराइज करने, मतलब इतने के बाद हम एक चीज समझ सकते हैं कि आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करना और उनको 4n और 4n प्लस 2 की कैटेगरी में करना सीख चुके हैं। इतना करने के बाद अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है जानना कि अगर कंडीशन थर्मल हो तो क्या होगा, और कंडीशन फोटोकेमिकल हो तो क्या होगा। क्योंकि इन्हीं दो के कंडीशन में क्या होता है? रिसाइक्लिंग रिएक्शन हो रहे होते हैं। कंडीशन कौन सा है? थर्मल और फोटोकेमिकल। तो चलिए किसी एक सिस्टम का चुनाव करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एनी वन काइंड ऑफ सिस्टम। हम कौन सा सिस्टम लेंगे जी? जो इच्छा करे वो लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या ले लिया? हमने एक ट्राइन ही लिया, हमने फिर से एक ट्राइन लिया।
साइन लिया, और इसको हमने क्या किया जी, हीट के प्रेजेंस में कर दिया। ठीक, क्या बनेगा? तो बनेगा तो हीट या लाइट के प्रेजेंस में, दोनों ही कंडीशन में क्या बनेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास एक पाई बॉन्ड कम होंगे रिएक्टेंट से, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होगा इससे, रिएक्टेंट से। क्योंकि पाई बॉन्ड किस में तब्दील हुआ जी, सिग्मा बॉन्ड में, और रिमेनिंग वाले क्या हुए, रीऑर्गेनाइज में। ये तो बेसिक क्राइटेरिया, इसमें तो कोई डिफाइंड बट वन नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट में सब्स्टिट्यूएंट है CH3। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तब हीट के कंडीशन में दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा होता है और लाइट के कंडीशन में दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा होता है, ठीक ना। अब क्या मिलेगा जी प्रोडक्ट यहाँ पे, किस मिलेगा कि ट्रांस मिलेगा, ये जानने वाली बात। रोटेशन हम बता चुके हैं। ई कैसे जानेंगे, यह जो प्रोडक्ट यहाँ पे CH3, यह सीस है कि ट्रांस है, ये कैसे जानेंगे, हाउ, कैसे जानेंगे? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो एक टर्मिनल ऑर्बिटल है, क्योंकि यही एटॉमिक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो ये जो टर्मिनल ऑर्बिटल है, जब आप हीट का कंडीशन देते हो तो एक किस तरह का रोटेशन शो करते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि हमने कहा, हम बात कौन सी थ्योरी की करेंगे इनको समझने के लिए, हम लेके चलेंगे एफएमओ अप्रोच। अप्रोच और एफएमओ अप्रोच में दो कंडीशन होती है जी, या दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट होते हैं। टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इंपॉर्टेंट। कौन कौन? एक तो होमो और दूसरा लूमो। इसको क्या बोल रहे थे आप, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोल रहे थे, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक सिंपल सा नाम हम इनके लिए रख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस रिएक्टेंट के लिए होमो का आइडेंटिफिकेशन करिए कि भैया होमो है कैसा, और टर्मिनल ऑर्बिटल कैसे दिख रहे हैं। तो अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो, ठीक ना, तो मैंने आपको एक बहुत आसान सी ट्रिक बताई थी पहले लेक्चर में, जब मैं इसके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने की बात कर रहा था। मैंने कहा था कार्बन के एटम काउंट करिए, टोटल कितने हैं कार्बन के एटम, 6 कार्बन। इनको छोड़िए भाई, सब्स्टिट्यूएंट को छोड़िए, जो विद इन अ रिंग पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में काउंट करिए। तो टोटल 6 कार्बन एटम है, मतलब 6 p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और वो पार्टिसिपेट करके क्या कर रहा है, एक रिंग का निर्माण कर रहा है। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा भी कितना है, ठीक है। तो अगर उनके एनर्जी लेवल डायग्राम हम ऐसे ड्रा करें, ठीक, ऐसे ड्रा करें एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए हम यहाँ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाने जा रहे हैं, तो हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले तो 6 ऐसे लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, और हर एक लाइन को मान के चलिए कि यह एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर दीजिए, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 और psi 6। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करिए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप फिल करिए, 2 इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई जी। अब होमो का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना होता था? यही तो होता था कि एनर्जी वाइज कौन सा सबसे ज्यादा भरा हुआ है। एनर्जी वाइज जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है, या वो भरा हुआ ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसी को आप होमो बोल रहे हो। तो साई 3 क्या हुआ? होमो। और हमने आपको बता रखा है यहाँ पे जो साई 3 है, अगर यह नंबर ऑड हो तो वो मालिकुलर ऑर्बिटल कौन सी सिमेट्री रिजर्व करता है जी, या कंजर्व करता है? ईएम सिमेट्री। और अगर यही इवेन हो, यहाँ पे इवेन नंबर हो, तो कौन सी? C2 सिमेट्री। तो जब कंडीशन थर्मल दिए हो ना, अभी भी जान लीजिए, अगर इतना आप समझ गए कि साई के आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उनमें सिमेट्री कौन सी प्रिजर्व हो रही है, तो हम ये भी जान ले भाई थर्मल कंडीशन में क्या होता है और फोटोकेमिकल कंडीशन में। यह तो थर्मल है, थर्मली, बिकॉज हम मान के चलते हैं कि थर्मल एनर्जी सफिशियंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। मतलब थर्मली मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही होता है, ठीक ना। तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कर रहे होते हैं, वो करने के बाद जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जब यहीं पे आप फोटोकेमिकल एनर्जी दे देते हैं तो यहीं पे क्या हो जाता है? ये जो सिंपल सा डायग्राम आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपने करी थी फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो फोटोकेमिकल कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में होने के लिए क्या करना होगा? जो होमो था पहले, वहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर क्या ऑर्बिटल में चला जाएगा, जो कि एनर्जी वाइज लोवेस्ट ऑर्बिटल था, जो कि भरा नहीं था। मतलब खाली बिना इलेक्ट्रॉन के वो ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी वाइज ज्यादा वैल्यू रखते हो, उन्हीं को क्या कहते थे हम? ल्यूमो कहते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें एक इलेक्ट्रॉन का पदार्पण हो गया जी। तो जो लूमो था वो किसमें चेंज हो गया? सोमो में, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सोमो में चेंज हो गया। होमो भी किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यही जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी वाइज जो हाईएस्ट एनर्जी रख रहा है जो सोमो है ना, यही मतलब जो पहले लोमो था वो अभी क्या हो गया फोटो केमिकल कंडीशन में, इसी को हम होमो मानते हैं। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में केवल और केवल होमो का पार्टिसिपेशन होता है। थर्मल स्टेट में ग्राउंड स्टेट वाले होमो पार्टिसिपेट करते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन वाले? एक्साइटेड स्टेट वाला सोमो, जिसे आप होमो मान के चल रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहा हो। अब जरा देखिए इसी से ऊपर वाले सिस्टम के लिए ये भी है। तो यहाँ पे आपने देखा थर्मल की कंडीशन में साई 3 होमो है, जबकि फोटो केमिकल की कंडीशन में एच की कंडीशन में क्या है? साई 4 है आपका होमो। अब ये इवन नंबर है तो भैया सिमेट्री कौन सी होगी? C2। तो अगर इतना जान गए ना, तो देखिए आपका काम कितना बढ़िया तरीके से बन रहा है, कितना बढ़िया तरीके से बन रहा है। देखिए अब आपने जो सिस्टम लिया था ट्राइन का, यही तो लिया था। यहाँ पे ये जो टर्मिनल ऑर्बिटल है ना, इन्हीं का डायग्राम ड्रा करना था। हम बीच वाले सारे को गायब कर दिए, और जब थर्मल कंडीशन दे रहे हैं तो हमारा होमो कौन सा है? साई 3। और साई 3 क्या लेके चलता है भैया जी? यम सिमेट्री। अभी यम सिमेट्री का मतलब क्या है? ये जो ऑर्बिटल है इनकी ऊपर वाला लोब सेम फेज में होगा, तभी तो इनके बीच यम सिमेट्री है। अब बॉन्डिंग के लिए सेम फेज का मिलना जरूरी है, बताया है मैंने आपको पहले भी। तो बॉन्डिंग कराएंगे तो देखिए इधर रोटेशन कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल इधर रोटेट कर रहा है, ये ऑर्बिटल इधर,
मतलब रोटेशन दोनों टर्मिनल ऑर्बिटलों का क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इस तरह के रोटेशन को क्या करते हैं, डिस रोटेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ डिस रोटेशन अब क्या देख रहे हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देख रहे हो, यही तो देख रहे हो जब कंडीशन थर्मल हो रही है। और वहीं जब कंडीशन क्या हो, फोटोकेमिकल हो, तो साई फोर होमो बन रहा है। कौन सा होमो बन रहा है, साई फोर। अब जब साई फोर होमो बनेगा तो इवन नंबर है, मतलब C2 सिमेट्री है। तो C2 सिमेट्री के लिए कैसे ड्रा करिएगा, भूल जाइए अंदर कितने नंबर हैं, आप तो आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए साई फोर। तो साई फोर में C2 सिमेट्री मतलब अपोजिट लो विल बी इन द सेम फेज। अब ये दोनों सेम फेज में आएगा। इन दोनों को अगर आपस में मिला रहे हैं आप बॉन्डिंग के लिए, तो क्या होगा, दोनों लोब सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और उसके फलस्वरूप क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना रहे होंगे, ठीक ना। क्या करेंगे जी, बॉन्डिंग बना रहे होंगे। तो जब सेम साइड रोटेशन होता है ना, सेम साइड, उसी को क्या कहते हैं जी, कान रोटेशन। तो आपने देखा कि एक ही सिस्टम जब थर्मली आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो कुछ और रोटेशन शो कर रहा है, और जब फोटोकेमिकली कर रहे हैं तो कुछ और रोटेशन शो कर रहा है। तो यह रोटेशन ही डिसाइड करता है भैया कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। रोटेशन ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ठीक। तो फिलहाल हमने एक चीज जाना है, इस सिस्टम को लेके, ट्राइन को, ट्राइन किस कैटेगरी का सिस्टम है, 4n+2 कैटेगरी का सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन वाला। और अगर इसमें हमने थर्मली अप्लाई कर दिया तो हमने क्या देखा, डिस रोटेशन हो रहा है जी। और जब फोटोकेमिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया तो हमने क्या देखा, कान रोटेशन हो रहा है, ठीक ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री पर भी नहीं जाएंगे अभी, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करिए, एक एक बेसिक चीज लेके चलेंगे, फिर आपको ट्रिक भी बताएं। अगर सब भूल जाते हैं तो फिर आपको एक चीज बताएंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखें, उसका टेंशन छोड़ दीजिए आप तो बस समझते रहिए। अब हम एक एग्जांपल लेके समझे 4n सिस्टम का। 4n सिस्टम क्या है, हमारे पास एक ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन है। इसमें कुल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बनेंगे कितने, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रा कर लीजिए, 1 2 3 4। आसान कर दिया। हम देखिए ऑर्बिटल डायग्राम बना ही नहीं रहे, हम एक एनर्जी वाइज बस एक लाइन लेके चल रहे हैं, और वही उसी से हमारा काम हो जा रहा है, ठीक ना। इनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने कर लें, psi 1 psi 2 psi 3 psi 4। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करिए जी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो रिएक्टेंट आपका क्या है, ब्यूटाडाइन है। कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी वाइज हाईएस्ट लेवल कौन है जो भरा है, वो psi 2 है। तो थर्मल कंडीशन में तो यही हो गए होमो। तो थर्मली कंडीशन में होमो कौन सा हो गया, psi 2 हो गया जी। अगर psi 2 है होमो, तो सिमेट्री कौन सी होगी, C2। और C2 सिमेट्री है तो रोटेशन कौन कराना पड़ेगा जी, कान रोटेशन, अभी आपने देखा। वहीं अगर फोटोकेमिकल कर देंगे, अगर आप इसी सिस्टम को, अगर इसी को हम क्या कर दें, फोटोकेमिकल कर दें, तो फिर क्या होगा जी, हमारा जो पहले होमो था उससे एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और जो ल्यूमो था वो किस में तब्दील हो जाएगा, टोमो में, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यही अब होमो की तरह काम करेगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, psi 3 psi 1 psi 2 psi 3। किस कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में, ब्यूटाडाइन के लिए। और psi 3 कौन सी सिमेट्री शो करता है बेटा, यम सिमेट्री। और यम सिमेट्री है तो रोटेशन कौन सा चाहिए, डिस रोटेशन। अभी आपने ऊपर ही देखा, तुरंत देखा। देखिए ना, आप एक बहुत आसान सी चीज बनाने में सक्षम हो जा रहा है अगर आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को इतना अभी तक समझे हैं।
तो आप एक चीज बनाने में सक्षम हो जा रहे हैं कि अगर हमारा सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का है, ठीक, और हमने थर्मल एनर्जी अप्लाई करी है, थर्मल एनर्जी, तो रोटेशन कौन सा हो रहा है जी? रोटेशन कौन सा हो रहा है? डिस रोटेशन हो रहा है, डिस रोटेशन। क्यों? क्योंकि यम सिमेट्री प्रिजर्व हो रही है। वहीं पे अगर हम फोटोकेमिकल एनर्जी लगा रहे हैं जी, फोटोकेमिकल एनर्जी, रोटेशन कौन सा होगा? कान रोटेशन होगा, कान रोटेशन। क्यों? क्योंकि सिमेट्री कौन सी है? T2। अब अगर सिस्टम हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन का हो जा रहा है, ठीक, और थर्मल एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? T2 सिमेट्री रह रही है, और रोटेशन क्या होगा? कान रोटेशन होगा। देखिए एकदम रिवर्स है। 4n2 में जो थर्मल पे डिस रोटेशन था, 4n के लिए थर्मल पे क्या है? कान रोटेशन है। और फोटोकेमिकल पे भाई साहब यम सिमेट्री है, कौन सा है? डिस रोटेशन। तो कोई अगर आप एक याद रखते हैं ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी का रिवर्स लिख दीजिए, अपोजिट, वही चीज सही हो जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कम से कम सिस्टम सीख लिया, सिस्टम को कैटेगराइज करना सीख लिया, ठीक ना। और अगर इतना जान गए, फिर हमने ये भी जान लिया कि किस सिस्टम में किस कंडीशन में कौन सा रोटेशन होगा। इतना जान लिया तो अगले टर्न पे स्टीरियो केमिस्ट्री पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की देख लेंगे, जिससे हमारी चीजें लगभग लगभग समझिए खत्म हो गई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन खत्म, ठीक ना। अगले टर्न पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक खत्म हो जाएगा, फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आने वाले अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को देखें, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई ये चीज अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है या कहीं पे डाउट हो जाता है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक ना, जिससे हमें आसानी हो आपको समझने में और समझाने के तरीके को आपके हिसाब से करने में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के बीच बढ़ाएं, जिससे सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें, ठीक ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जी, इसमें कोई कोताही नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।